देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम एमपीएसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें हम ऑलरेडी 2 पेपरों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम तीसरे पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें ओवरऑल 24 क्वेश्चन है, तो आज हम पूरे 24 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। तो बने रहिएगा साथ में और देखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे। 2017 का ये पेपर है और इनसे आपको आगामी पेपर में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले जान लें कि 28 अक्टूबर 2017 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या आया था, तो यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। यानी कि आपको ये बताना है कि इन फ्रैक्शन में से सबसे छोटा कौन सा फ्रैक्शन है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सबसे बेस्ट मेथड जो इसका है कि आप क्या करिए, अंश को हर से भाग दे दीजिए। मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से सीधा सीधा आप डिवाइड कर दीजिए और दशमलव के 2 अंक तक संख्याएं आप ज्ञात कर लीजिए। फिर कंपैरिजन कर लीजिए कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो आपसे छोटी पूछी गई है यहाँ पर। तो पहली संख्या आपके पास क्या है, तो आप कहेंगे सर 8/15 लिखी हुई है। तो आप क्या करिए, 8 में भाग लगाइए किससे, 15 से। तो 8 में आप भाग लगाएंगे किससे, 15 से। तो आप कहेंगे सर भाग तो जाएगा नहीं, तो दशमलव लग जाएगा। दशमलव लग गया तो ये 80 हो जाएगा। 15 पना कितना होता है, 75। तो ये 75 कर दीजिए। यहाँ आपके पास 5 बचेगा, दशमलव लग चुका है ऑलरेडी, तो आप एक 0 लगा सकते हैं। 15 से कितने बार भाग जाएगा, 15 × 45। तो केवल आपको दशमलव के 2 अंकों तक लेना है, ठीक है। तो यानी कि इसको जब आपने सॉल्व किया तो 8/15 था, दशमलव के 2 अंकों तक उसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 0.53, ठीक है। ये हमारी पहली संख्या सॉल्व हो गई। अब हम अगर दूसरी संख्या देखें कि भाई दूसरी संख्या क्या है, तो आपको दिया है 14 में कितना, 33। तो अब आप क्या करेंगे, 14 में भाग लगाएंगे किससे, तो आप कहीं सर 33 से भाग लगाएंगे। तो भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, दशमलव लग जाएगा 140। 14 यानी कि अभी किस में कन्वर्ट हो गया, 140 में 14। तो कितने बार भाग जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3 बार। तो देखिए 3 3 का 9 नहीं, 4 बार भाग चला जाएगा। 3 बार में तो 99 होगा, तो अभी एक बार पॉसिबिलिटी और है, तो आप 4 बार बेटा भाग दे सकते हैं। तो देखिए 4 बार भाग दिया, तो 4 का मल्टीप्लाई, 4 × 12 की 2 हासिल में, 1 4 × 12 और 1 13, यानी कि 132 आ गया। यहाँ 8 बचेगा, दशमलव लगा है ऑलरेडी, तो एक 0 लगा सकते हैं, 80 हो गया। 33 दूनी 66 होता है, 33 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 33 दूनी 66 हो गया, ठीक है। तो दशमलव के 2 अंकों तक हमने वैल्यू निकाल ली, 4.42 आ गया। तीसरे नंबर की हम बात करते हैं बेटा, क्या तीसरा नंबर क्या दिया है, तो तीसरा नंबर है बेटा आपके पास 7/13, ठीक है। यानी कि आपको 7 को भाग लगाना है किससे, 13 से। दशमलव लगा देंगे, 70 हो जाएगा। 13 पंजे, तो आप कहेंगे सर 65 होता है। 13 पंजे 65 हो गया, 5 बचा, 0 लग जाएगा, 50। 13 तिया 39 होता है। तो 2 अंकों तक वैल्यू निकाल ली हमने। तो देखिए किस प्रकार से हमने वैल्यूज निकाली हैं, अब आप वो देखते जाइए। यहाँ पर 7/13 की वैल्यू कितनी आ गई, दशमलव के 2 अंकों तक 0.53 आ गई। इससे पहले हमने 14/33 की वैल्यू क्या निकाली थी, तो आपके 14/33 की जो वैल्यू आई थी दशमलव के 2 अंकों तक, वो 0.42 आई थी। अब हमारा लास्ट रह गया, तो उसको और देख लीजिए भाई आप। लास्ट हम बात करें, आपके पास कितना है, तो 11/13 है। यानी कि आपको 11 में भाग लगाना है किससे, 13 से। तो भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लग जाएगा, 110 हो जाएगा। 13 × 8 = 104 होता है बेटा, ठीक है। 13 × 8 = 104 होता है, तो 104 कर दीजिए, यहाँ 6 बचेगा, ये 60 हो जाएगा। 13 पंजे 65 होता है, 13 चौको 52 होता है, तो 13 चौके 52। तो ये आपने वैल्यू निकाली दशमलव के 2 अंक तक, ठीक है। तो आपकी जो 11/13 की वैल्यू कितनी है, 0.84, ठीक है। ये वैल्यूज है। अब आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो देखिए भाई, इनमें सबसे छोटी आपको कौन सी दिख रही है। अगर हम सबसे छोटी की आपसे बात करें तो 0.53, 0.42, 0.53, 2 लगभग सेम आ गई हैं आपकी, ठीक है। और 0.84, तो कौन सी सबसे छोटी दिख रही है बेटा आपको, 0.42। तो 0.42 आपका आंसर हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू थी, 14/33। यानी कि इन चारों संख्याओं में से सबसे छोटी कौन सी है, तो 14/33। किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको, ऑप्शन डी में दिया है। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। एक बार जो आपकी दोनों समान आ रही है उनको और क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए 15 पना 75, 5 बचेगा, 15 × 45, बिल्कुल सही है। जो समान आ रही है केवल उसको, 13 पंचे 65, 5 बचेगा, 13 × 39, बिल्कुल सही है।
अगर आप इसमें थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है आपको दशमलव में थोड़ा फर्क समझ में आ जाए कि कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है इन दोनों में, ठीक है ना। जब ऐसी समान की संभावना हो ना तो आप 3 अंकों तक चले जाना। भाई मान के चलिए 2 अंकों में आपके चारों ऑप्शन समान आ जाए तो फिर 3 अंकों तक आप भाग देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कह रहा है आपसे। तो सेकंड क्वेश्चन है कि रोहित और मोहित की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 2:3 है। 8 वर्ष बाद रोहित 20 वर्ष का हो जाएगा, तो मोहित की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए इन्होंने बोला है कि रोहित और मोहित जो दो व्यक्ति हैं उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2 कितना है 3 है। तो चलिए सबसे पहले हमने लिख लिया कि रोहित और मोहित की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे सर 2:3 है। मतलब वर्तमान में रोहित अगर 2 यूनिट का है तो मोहित कितने का है 3 यूनिट का। ये कब का अनुपात है, तो ये वर्तमान का है। क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है बेटा कि रोहित और मोहित की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। इसके बाद उन्होंने बोला है कि रोहित 8 वर्ष बाद कितने का 20 साल का हो जाएगा। तो 8 वर्ष बाद की अगर हम बात करें, 8 वर्ष बाद किसकी आयु की बात कर रहे हैं, रोहित की। 8 वर्ष बाद रोहित कितने का होगा 20 साल का हो जाएगा, 8 साल बाद हो जाएगा। तो अगर इसकी आपको वर्तमान आयु बतानी है रोहित की तो अब आप क्या करिए, 8 साल बाद जो व्यक्ति 20 साल का हो रहा है उसको वर्तमान में डालने के लिए आप 8 साल माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वर्तमान में वर्तमान आयु निकालेंगे किसकी, रोहित की। वर्तमान आयु क्या होगी रोहित की, तो आप कहेंगे सर रोहित की वर्तमान आयु होगी 20 में से आप 8 माइनस कर दीजिए, वर्तमान में लाना है आपको, 8 साल बाद की में से माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 साल। तो रोहित वर्तमान में कितने साल का है 12 साल का। अब आप देखिए वर्तमान में जो मोहित और रोहित थे उनकी आयु का अनुपात कितना था, रोहित और मोहित का तो 2:3 था। यानी कि वर्तमान में रोहित अगर 2 यूनिट का था तो मोहित 3 यूनिट का है वर्तमान में। तो हम 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर कर देंगे, क्योंकि रोहित की वर्तमान में 2 यूनिट है और यहाँ पर कितनी निकली 12 साल। तो 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर 12 साल के बराबर बेटा। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर 6 साल के बराबर। 1 यूनिट 6 साल के बराबर है तो किसकी आयु बतानी है आपको, मोहित की वर्तमान आयु। तो मोहित वर्तमान में कितने का है, तो आप कहेंगे सर 3 यूनिट का। तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए बेटा 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 18 साल। तो मोहित की वर्तमान आयु आ गई है, ये मोहित की क्या होगी बेटा वर्तमान आयु हो गई, कितनी है 18 साल। किस ऑप्शन में दिया बेटा, अगर आपसे ऑप्शन पूछा जाए तो 18 दिया है आपको ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या हो गया बेटा आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क की क्वेश्चन आपको पता ही है कैसे करते हैं, अगर आपके पास आता है। एज का क्वेश्चन कैसे करते हैं ये भी आपको पता है, और नहीं पता है तो आप पिछले वीडियोस को देखें, जो इससे पहले 2 पेपरों का सॉल्यूशन हो गया आप उसको देखें। साथ ही जेल प्रेडी कांस्टेबल के पेपरों का सॉल्यूशन भी करा चुके हैं, उनको आप देखें, काफ़ी मदद मिलेगी। क्योंकि हर एक पेपर में बहुत ही ज़्यादा डीपली मतलब हमने डिस्कशन किया है। हर क्वेश्चन का मतलब ये समझ लीजिए अच्छे से पोस्टमार्टम कर दिया है। तो अगर आप बिल्कुल अच्छे से समझना चाह रहे हैं कि एक क्वेश्चन पर बेस्ड किस तरीके से चीज़ें बनती हैं, तो प्रीवियस जो पेपर के सॉल्यूशन हो चुके हैं उनको जरूर देखें। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अब आपके पास ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन था आयु का। तो आयु का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो जब भी रेशियो के रूप में अगर क्वेश्चन आपके पास आएगा तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझना है कि 2 व्यक्तियों की आयु के बीच में अंतर सदैव समान होता है। पहली चीज, 2 व्यक्ति की आयु के बीच में हम बात करें तो 2 व्यक्ति की आयु के बीच में जो अंतर होता है बेटा वो हमेशा कैसा होता है, के बीच अंतर सदैव कैसा होता है बेटा, समान होता है। अंतर सदैव समान होता है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है। क्यों है भाई कि इस कॉन्सेप्ट पर आपके जो रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि 10 पुरुष और 8 महिलाएं में से 1 पुरुष और 1 महिला कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं। ये आपका चुनने का क्वेश्चन है, मतलब सिलेक्शन करना है आपको। सिलेक्शन करना है कितने लोगों में से, 10 पुरुषों में से और 8 महिलाओं में से। बोले कि 10 पुरुष और 8 महिलाओं में से 1 पुरुष और 1 महिला कितने प्रकार से आप चुन सकते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को आपको समझना है कि आपके पास एक चैप्टर होता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, यानी कि क्रमचय और संचय। ये उस चैप्टर का क्या आपका क्वेश्चन है। तो आपको पता ही कि संचय का क्वेश्चन है, संचय मतलब कॉम्बिनेशन। आपको सिलेक्शन करना है, चुनना है। कैसे चुनना है भाई, 10 पुरुष हैं, उनमें से बोला कि भाई आप 1 पुरुष चुन के बताइए कितने प्रकार से चुन सकते हैं। 10 व्यक्तियों को हमने लाइन से खड़ा कर दिया, A B C D E F G H I J, 10 लोगों को खड़ा कर दिया।
कैसे चुनेंगे? आप कहेंगे भाई ए तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, आ गया है, आ जाओ तुम, आ जाओ आगे। फिर मन हुआ कि नहीं ए को रहने दो, इसमें कुछ कमी है, तो फिर बी को बुला लिया, बी का मन हटा गया, सी को बुला लिया। तो जब 10 लोग हों और आपको एक का सिलेक्शन करना हो तो कितने तरीके से कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर टोटल 10 तरीके से कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपके पास 8 महिलाएं हैं और उनमें से आपको एक का सिलेक्शन करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 8 तरीके से। लेकिन बात ये नहीं हो रही है, बात हो रही है कि एक पुरुष और एक महिला कितने प्रकार से, मतलब अगर आपने एक पुरुष लिया तो उसके साथ में एक महिला का भी सिलेक्शन करना है। तो जब आपने ए को बुलाया और एक फर्स्ट नंबर की महिला को मिलाया तो एक सिलेक्शन होगा। तो ए के साथ में आप क्या कर सकते हैं? बाकी 8 महिलाओं को सिलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? तो एक के साथ में टोटल 8 लोग सिलेक्ट होंगे। तो आप ऐसे ना समझें, आप केवल इतना समझ लें कि इसमें एनसीआर का कॉन्सेप्ट लगा दें। एनसीआर जो हमारा फॉर्मूला होता है बस वो लगा दें। कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है ये हमारा क्या कहता है? फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। मतलब एन में से आर चीज़ों को कितने प्रकार से आप चुन सकते हैं, मतलब एन में से आर के सिलेक्शन करने के या चुनने के तरीके क्या होते हैं? एनसीआर होते हैं। अब आप यहाँ पर समझ लें पहले कि 10 में से एक चुनना है, यानी कि हम बोलेंगे कि एन की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 10, और चुनना कितना है उसमें से एक। तो अगर आप एनसीआर यहाँ पर लगाएंगे तो देखिए जो चीज़ हमने आपको बताई है ना वही निकल कर आएगी कि 10 में से एक चुनने के तरीके 10 होते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप एनसीआर लगाएंगे तो ये क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो देखिए एन की वैल्यू की अगर हम बात करें कितनी है? 10, तो ये 10 C1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10 माइनस 1 फैक्टोरियल और आर की वैल्यू 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है और ये 10 फैक्टोरियल है। इसको आप लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, और नीचे आपका हो जाएगा 10 माइनस 1 यानी कि 9 फैक्टोरियल, और ये 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 ही होती है, 9 से 9 कट गया, ऊपर क्या बचा? 10। तो इतनी सी बात आपको दिमाग में रखनी है कि जब हमारे पास क्या हो? NC1 हो, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है हमेशा? तो जो n की वैल्यू है वो n के बराबर होती है, यानी कि n में से एक वस्तु चुनने के प्रकार कितने होते हैं? n होते हैं, ठीक है। तो अब बात क्या हो रही है कि 10 पुरुष और 8 महिलाओं में से एक पुरुष और एक महिला चुननी है। तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि भाई 10 पुरुषों में से हम कितने लोगों को चुनना है? एक को चुनना है। तो 10 पुरुषों में से एक पुरुष चुनने के तरीके हो गए, लेकिन 8 महिलाओं में से एक महिला चुनने के तरीके ये हो गए। तो अब आपको क्या करना है? यहाँ पर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों करना है? क्योंकि भाई यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई थी, एक पुरुष और एक महिला चाहिए थी। अगर 10 में से एक ही पुरुष चुनना होता तो यही क्वेश्चन खत्म हो जाता, उसके बाद हम बात नहीं करते। लेकिन 8 महिलाओं में से एक महिला भी चाहिए, तो कंडीशन सेटिस्फाई कब हुई? कि 10 में से एक पुरुष हो गया और 8 में से एक महिला हो गई। अब आपको पता है कि NC1 की वैल्यू कितनी होती है? n, मतलब अगर आप 10 में से एक को चुन रहे हैं तो कितने प्रकार से चुन सकते हैं? 10 प्रकार से। इसी प्रकार यदि आप 8 में से एक चुन रहे हैं तो कितने प्रकार से चुन सकते हैं? 8 प्रकार से। टोटल कितने हो जाएंगे? मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 में से एक चुनने के तरीके 10, 8 में से एक चुनने के तरीके 8, टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 80। मतलब 10 पुरुष और 8 महिलाओं में से एक पुरुष और एक महिला चुनने के टोटल जो प्रकार होंगे, चुनने के जो तरीके होंगे वो कितने होंगे? 80 होंगे। किस ऑप्शन में दिया बेटा आपको? तो ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है 64 की घात 2/3 इंटू 2 की घात -2 भागित 8 की घात 0 और इसकी होल घात दी है 1/2, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें घातांक करने के कुछ नियम लगेंगे। चलिए देखते जाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को, यहाँ लिखा है 64 की घात 2/3, ठीक। इंटू में क्या लिखा है? 2 की घात -2 और भागित यहाँ लिखा है 8 की घात 0 और इस पूरे की होल घात आपको कितनी दी है? 1/2। ये तो हमने अभी क्वेश्चन लिखा। अब देखिए या तो आप क्या करिए 64 को 2 की घात के रूप में लिख लीजिए, या आप जानते हैं 64 4 की घात के रूप में भी आप लिख सकते हैं। 4 की घात 3 क्या होता है? 64 होता है। तो हमने क्या किया, इसको लिख लिया 4 की घात 3, उसकी होल घात कितनी है? 2/3 इंटू ये इनवर्स पावर है, माइनस की घात है, ये क्या है बेटा? माइनस की घात है, ठीक है। ये आपको क्या दिया बेटा? माइनस की घात दी है, यानी कि 2 की घात -2 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/2 की घात 2, ठीक। और डिवाइडेड किसी भी नंबर की घात यदि 0 है तो उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 उसका मतलब कितना होता है? 1। और इस पूरे की होल पावर कितनी दी है? तो आपको 1/2 दी गई है।
कितनी दी गई है 1/2। अब आप देखिए यहाँ पर घातांक करने का कौन सा नियम लगा, वो सारे नियम आप देख लें। पहले तो यहाँ पर लगा आपका यदि x की पावर m है और उसकी होल पावर n है तो ये हो जाएगा x की पावर m इंटू n, ठीक है, जिसको हम अभी लगाने वाले हैं। सेकंड यहाँ पर हो जाएगा कि यदि x की पावर आपके पास -n है तो ये हो जाता है 1/x की पावर n, ये सेकंड है आपका, ठीक। और x की पावर 0 यानी कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है 1 होता है। तो ये तीन चीज़ों का भी हमने क्या किया यहाँ पर इस्तेमाल किया है। देखिए कैसे, ये हो जाएगा आपका x की पावर m उसकी होल पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 की पावर 3 इंटू 2/3 इंटू, ये तो हम लगा ही चुके हैं भाई ये नियम। तो देखिए आप, ये हो गया x की पावर -n इक्वल टू 1/x की पावर है, तो ये तो हो गया। तो इसको 2 की पावर 2 मतलब इसको 4 लिख सकते हैं आप। और ये भी हमने यहाँ पर नियम लगा दिया भाई कि किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1। अब 1 से आप किसी भी नंबर को डिवाइड करिए तो रिजल्ट क्या आता है, वो नंबर ही आता है जिसको आप 1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा आपको 1 लिखने की अब जरूरत नहीं है, ठीक है, डिवीजन खत्म हो गया। इस पूरे की होल पावर की हम बात करें तो पूरे की होल पावर बेटा कितनी है, तो आप कहेंगे सर पूरे की होल पावर 1/2 है। अब आप देखिए 3 से 3 कैंसिल, तो ये 4 की घात 2 है और ये 4 की घात 1 है। आधार समान हो तो बाद में घातें घट जाती हैं, ये भी हमारा एक घातांक करने का नियम है बेटा। यदि x की पावर m डिवाइडेड बाई x की पावर n यदि आप करेंगे तो x की पावर m माइनस n हो जाता है। बिल्कुल बेसिक समझिए, हर एक चीज आपको बताई जाएगी। आप अपना बेस क्लियर कर लीजिए तो कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर सकता है। आप क्वेश्चनों को परेशान करना शुरू कर देंगे, क्वेश्चन आएगा तुरंत से लगा लेंगे, आपके पास क्वेश्चन ही नहीं बचेंगे कि भाई ये क्वेश्चन ना बने हमसे, ठीक है ना। तो हर चीज को बिल्कुल बेसिक से समझिए। 2 की कितना बचा भाई, 4 की घात 2, ये 4 की घात 1, तो आधार समान है घट जाएगी तो 4 बचा केवल। ये आप ऐसे काट भी सकते हैं इसको। तो आपके पास कितना बचा, 4 की घात 1/2, 4 की घात 1/2 मतलब वर्गमूल हो जाएगा ये। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 2। तो फाइनली जो आपका आंसर निकला इस क्वेश्चन का वो कितना आ गया बेटा 2। किस ऑप्शन में दिया है बेटा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आई होप बात आपको समझ में आ गई, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है बेटा वो भी सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ये घातांक करने के नियम ही लगाने पड़ेंगे। जैसे आपको दिया है 100 की घात 1/2, तो पहले तो ये भी आप समझ लें, यदि आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे, 1/2 का मतलब होता है घात का कर्णी घात, ठीक है। 1/3 अगर घात दी है तो उसका मतलब होता है कर्णी घात 3 मतलब क्यूब रूट। 1/4 घात अगर दी है तो उसका मतलब होता है कर्णी घात कितना 4, यानी कि 4th रूट लेना, उसका चौथा मूल लेना है। यहाँ वर्गमूल, घनमूल और ये चौथा मूल। तो यहाँ पर देखिए इसी क्रम में आपको क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो अब आप समझिए क्वेश्चन आपके पास क्या है कि यहाँ पर लिखा है 100 की घात 1/2, ठीक, इनटू ये आपका लिखा है 0.001 की होल घात कितनी, तो आप कहेंगे सर 1/3। अच्छा यहाँ भी होल घात के रूप में था तो लिख लीजिए, माइनस ये आपको दिया बेटा 0.0016 की होल घात कितनी, तो आप कहेंगे सर 1/4 और इंटू 3 की घात 0। देखिए अभी हमने पढ़ा कि किसी भी नंबर की पावर 0 मतलब उसका मान 1 होता है, ठीक है। और प्लस में बेटा आपको क्या दिया है, तो प्लस में दिया है 5/4 की होल घात -1, ठीक। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए 100 का वर्गमूल कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 10 आएगा। अब घनमूल लेना है आपको किसका, 0.001 का। भाई 1 का चाहे वर्गमूल लो चाहे 1 का घनमूल लो, वो क्या आता है, 1 ही आता है। लेकिन संख्या में कितने अंक बाद दशमलव है यहाँ पर, यानी दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो दशमलव के बाद 1 2 3 अंक हैं। तो इसके घनमूल में कितने अंक आएंगे, तो घनमूल में 1 अंक आएगा दशमलव के बाद, तो ये हो जाएगा 0.1, इसका घनमूल हो गया 1 का, माइनस। अब देखिए ये कितना लिखा है 0.0014 और आपको 4th रूट लेना है, यानी कि संख्या में कितने अंक बाद, दशमलव के बाद कितने अंक 4। तो इसके चौथे मूल में जब आप लेंगे इसका चौथा मूल 4th रूट लेंगे तो उसमें दशमलव के बाद 1 अंक आएगा। लेकिन ये कितना है 16 है, 16 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 4, यानी कि 16 का जो 4th रूट होता है वो 2 होता है। तो ये आपका आ जाएगा बेटा 0.2। 3 की घात 0 का मतलब तो ये हो गया बेटा आपका 1। अब यहाँ पर ये पलट जाएगी संख्या, ये हो जाएगी आपकी 4/5। यहाँ पर क्या नियम लगा, तो यदि x/y की होल पावर -n है तो ये हो जाता है y/x की होल पावर n।
मतलब माइनस पावर को यदि आपको प्लस में कन्वर्ट करना है तो संख्याओं को आप क्या कर दीजिए, प्रतिलोम फॉर्म में लिख दीजिए, रेसिप्रोकल उसका लिख दीजिए, ठीक है, उल्टा कर दीजिए। तो यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। अब देखिए 10 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 1 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 1 हो गया। ये 2 का मल्टीप्लाई 0.2 से करेंगे तो 0 दशमलव कितना हो जाएगा भाई, तो देखिए आपका 0.2 ही रहेगा, प्लस कितना है 4/5, 4/5 को भी दशमलव में लिख लीजिए, दशमलव कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 0.8, ठीक। अब आप देखिए प्लस वाली संख्याओं को जोड़ दीजिए तो 1.8 हो जाएगा ये, और माइनस कितना करना है उसमें से 0.2, तो देखिए 0.8 में से 0.2 जाएगा तो 1 क्या बचेगा, 6 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया। किस ऑप्शन में दिया बेटा, 1.6, 1.6, तो ऑप्शन आपको ए में दिया है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कुछ नियम जो लगे वो हम समझते चल रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 6 कि कितने वर्षों में 1800 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2178 रुपए हो जाएगी, ठीक है। अब आपसे बोला है कि कोई राशि है 1800 रुपए की, वो कितने समय में यदि 10% वार्षिक की दर से आप देते हैं तो 2178 रुपये हो जाएगी। तो आपको याद होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में हम कैसे निकालते हैं समय। तो अगर आपको समय निकालना है तो पहले तो देखिए दो क्वेश्चन में दिया क्या है, आपको मूलधन दिया यानी कि प्रिंसिपल दिया कितना 1800 रुपये। अगर हम बात करें मिश्रधन कितना दिया तो आप कहेंगे मिश्रधन यानी कि अमाउंट आपको दी है 2178 रुपये, 2178 रुपये। अगर हम बोलें कि दर कितनी दी है, दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 10% दिया है। आपसे क्या पूछा है, तो आपसे समय पूछा गया है। क्या पूछा गया है, समय यानी कि टी आपसे पूछा गया है क्या होगा, ठीक। तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम कैसे करते हैं, हमारे पास जो दर होती है उससे हम क्या करते हैं, मिश्रधन का मूलधन से अनुपात निकालते हैं और उस अनुपात को हम बोलते हैं कि ये n साल बाद या t साल बाद कितना हो जाएगा, जो अनुपात आपका मिश्रधन से मूलधन से यहाँ बनेगा। तो अब आप देखिए मिश्रधन आपके पास कितना दिया है 2178, मूलधन कितना है 1800। तो हमने कहा कि 1800 रुपए की राशि t समय बाद कितनी हो गई, 2178 हो गई। तो यहाँ पर आपका मिश्रधन का यानी कि अमाउंट का मूलधन यानी कि प्रिंसिपल से जो रेशियो होगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 2178 और यहाँ पर 1800 कर दीजिए। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए किससे कट रहा है, तो आप 9 से काट दीजिए। तो 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 है, 18 से अगर कट रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, 9 से काट दीजिए। 9 दूनी 18, 9 से काटा 9 दूनी 18, 3 बचेगा 37 हो जाएगा, 9 चौक 36, 1 बचेगा 9 दूनी 18। 2 से फिर कट रहा है तो आपने कहा भाई ये 100 बार कट गया, ये 121 बार कट गया, यानी कि 121/100। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई राशि जो 100 रुपए की थी कुछ समय बाद मतलब टी समय बाद वो 121 रुपए में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर इसी चीज को हम किससे समझें, दर के माध्यम से समझें कि हमें दर कितनी दी है। तो अगर हम इसको दर के माध्यम से समझे बेटा तो रेट हमें क्या दिए यहाँ पर 10%। अब 10% में आप जानते हैं इसको आप 1/10 लिख सकते हैं, यानी कि आपको एक साल में 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है किस पर, 10 रुपए पर। तो ब्याज किस पर मिलता है, आपको पता है मूलधन पर। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो 10 है ये क्या है, मूलधन है। 10 क्या है, मूलधन, और ये 1 क्या है, ब्याज है। ये क्या है, ब्याज है, क्योंकि भाई ब्याज मूलधन पर मिलता है। तो 10% को हमने क्या लिखा, सबसे पहले भिन्न के रूप में लिखा 1/10, और हमने जाना है कि 10 क्या है यहाँ पर, मूलधन, क्योंकि ब्याज 1 रुपये मिल रहा है तो मूलधन पर ही मिलता है। और ये हम पढ़ चुके हैं, और आपको जिनको नहीं पढ़ा है उनके लिए क्लियर कर लें कि सबसे पहले आप दर को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उस फ्रैक्शन का जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा, जो हर होगा, वो हमेशा मूलधन होगा, और जो अंश होगा वो मिश्रधन ब्याज का काम करेगा। तो अब आपको पता है कि मिश्रधन अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो मिश्रधन और मूलधन का अनुपात यदि आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, भाई मूलधन में ब्याज जोड़ दीजिए, मिश्रधन आता है, और मूलधन कितना है, 10 है। मतलब जो राशि आपकी 10 रुपए थी वो एक साल में कितनी हो जाती है, 11 हो जाती है। लेकिन आप देखिए 100 से 121 हो रही है, तो कितने साल में हो रही नहीं पता। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज को आपको ध्यान रखना है कि टी साल में अगर हो रही तो यहाँ पर पावर कितनी करनी है, टी करनी है। मतलब 10 से 11 हो रही तो यही क्या होता है, ये स्केल फैक्टर होता है, मतलब इस अनुपात में ही हर साल बढ़ेगी। 11/10 के अनुपात में ये हर साल बढ़ेगी। तो टी साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 11/10 की पावर टी कर दीजिए, और इन दोनों को आप क्या कर दीजिए बेटा, बराबर कर दीजिए।
तो हम कहेंगे कि 11/10 यानी कि 30 साल में जो राशि 10 से 11 हो रही थी एक साल में, वो 30 साल में कितनी हो जाएगी, तो 121/100 हो जाएगी। 121 आप लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है ये होता है 11 की पावर 2 और 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 यानी कि 11/10 की होल पावर 2। अब देखिए आप जानते हैं आधार समान है, बराबर में घातें भी बराबर होती हैं, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 2 साल, यानी कि 1800 रुपये की राशि को 2178 रुपये में कन्वर्ट होने में 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल का समय लगेगा। अब 2 साल का समय लगेगा भाई, तो आंसर हमारा 2 साल हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई किस ऑप्शन में दिया है आपको 2 साल, तो आप काफ़ी आसानी से बता देंगे ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। क्लियर होगी इतनी सी बात, सिंपल तरीका है, इसी तरीके से आपको हमेशा करना है। मिश्रधन का मूलधन से अनुपात बनाइए, जो दर दी है उसको आप सबसे पहले भिन्न के रूप में बदलें, भिन्न के रूप में बदलने के बाद ब्याज में मूलधन को जोड़कर मिश्रधन का मूलधन से अनुपात बनाइए और बोलिए कि ये जो अनुपात है वो 1 साल का है और 30 साल बाद वो इस अनुपात में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इन दोनों को बराबर करके वहां से कंपेयर करके आप टी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से या गति से चलते हुए 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो पहली चीज आपको ये बेटा यहाँ पर याद रखनी है कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसको बेटा, किसी प्लेटफॉर्म को, सेकंड, किसी ब्रिज को यानी कि यहाँ पर हम बात करें तो पुल को, दूसरा हम बात करें तो प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म ही होता है बेटा, तो प्लेटफॉर्म या जो भी इसकी हिंदी होती होगी अपन को पता नहीं है अभी फिलहाल, तो आप प्लेटफॉर्म ही लिख लीजिए। और तीसरी अगर हम बात करें, ठीक है, तीसरी अगर हम बात करें कि किसी ट्रेन को, किसी दूसरी ट्रेन को, अगर मतलब कोई ट्रेन क्या है, किसी ट्रेन को मतलब रेलगाड़ी को, ठीक है, रेलगाड़ी को, तो यहाँ पर बेटा आपको समझना है कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज यानी कि पुल को या किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो उस स्थिति में वो कितनी दूरी तय करती है। तो वो अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। अगर ट्रेन किसी ब्रिज को पार कर रही है तो अपनी लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई की दूरी के बराबर दूरी तय करेगी, मतलब जो उसकी लंबाई है और जो ट्रेन की लंबाई है और जो ब्रिज की लंबाई है उन दोनों के योग के बराबर दूरी तय करेगी। इसी प्रकार अगर कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार कर रही है तो अपनी लंबाई प्लस दूसरी ट्रेन की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी। ठीक है ना। अब इन्होंने पूछा क्या है बेटा, सबसे पहले ये देखिए कितना समय लेगी। तो सबसे पहले आपको समझना है कि समय हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर हम बेटा समय की बात करें कि समय कैसे निकालते हैं, तो समय होता है दूरी बटे चाल। तो हम कह सकते हैं बेटा कि दूरी और चाल का जो अनुपात होता है वो समय के बराबर होता है। मतलब हमें ये देखना है कि ट्रेन ने कितनी दूरी तय की और किस चाल से तय की, और उनका जो अनुपात बना लेंगे तो समय आ जाएगा। तो देखिए ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि 300 मीटर लंबी तो क्या है बेटा, ट्रेन है। कितने मीटर लंबी है, 300 मीटर लंबी ट्रेन है। अभी जो 300 मीटर लंबी ट्रेन है ये 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। तो जब ये 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो आपको पता है कितनी दूरी तय की होगी इसने, 300 प्लस 200 यानी कि 500 मीटर की दूरी तय की होगी। तो ट्रेन ने दूरी कितनी तय की, अगर हम दूरी की बात करें तो आप कहेंगे सर ट्रेन ने दूरी तय की 300 प्लस 200 यानी कि टोटल दूरी ट्रेन ने तय की 500 मीटर की। ठीक है। अच्छा किस चाल से तय की, तो देखिए चाल तो यहाँ पर दिया है, ट्रेन की चाल कितनी है 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय की। तो समय तो आप आसानी से अब निकाल सकते हैं क्योंकि कुल दूरी और चाल का जो अनुपात होता है वो समय होता है। तो कुल दूरी कितनी तय की ट्रेन ने 500 मीटर, किस चाल से तय की बेटा, तो 25 से। तो 25 दूनी 50 यानी कि 20 सेकंड। 20 सेकंड में उसने क्या कर लिया, 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर लिया। किस ऑप्शन में दिया है बेटा आपको 20, तो ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी क्या हो गया बेटा, आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो अब चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी कि भाई जब तक हमारे पास फॉर्मूले हैं और उनको याद नहीं है आपको अच्छे से, तो आपको चीज़ें बनाना मुश्किल होंगी। देखिए फॉर्मूले केवल कॉन्सेप्ट का काम करते हैं। अगर आपको चीज़ें पता है कि दूरी और चाल का अनुपात समय होता है
तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि एक ट्रेन जब किसी दूसरी ट्रेन को, किसी ब्रिज को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उस स्थिति में बेटा वो अपनी लंबाई प्लस इनमें से किसी भी चीज़ को पार कर रही है उसकी लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। अब हमें पूछा गया है क्या समय, तो समय होता है दूरी बटे चाल। चाल ट्रेन की दी गई थी, हमने दूरी टोटल निकाल ली तो दूरी को चाल से भाग दे दिया तो क्या आ गया बेटा, समय आ गया। ठीक है, चलिए तो 20 सेकंड यहाँ पर समय आ गया, ऑप्शन सी में दिया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें कि दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 है तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी सारे किए हैं, जितने पेपर पहले हमने डिस्कशन किए उनमें भी आपने देखा कि कितने आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, इनमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। भाई इन्होंने बोला कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 10:7 है और उनका अंतर कितना है, तो आपको अंतर कितना दिया, अगर हम अंतर की बात करें तो आप कहेंगे सर 105 है। दो संख्याओं का अनुपात दिया और उनका क्या दिया है, अंतर दिया। अब देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया और उनका अंतर दिया, यानी कि हम ये कह सकते हैं बेटा कि अगर पहली संख्या हमारी 10 है तो दूसरी कितनी है, 7 है, तो इनका अंतर कितना है, तो आप कहेंगे सर 3। तो 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर कर देंगे बेटा आप, 105 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 3 त्रिका 9, 3 पंचे 15। 1 यूनिट की वैल्यू 35 आ गई। तो संख्याओं का योग आपको बताना है, तो संख्याओं का योग मतलब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो संख्याओं का योग मतलब 17 यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है। तो दोनों तरफ क्या कर दें बेटा, 17 से मल्टीप्लाई कर दें, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। 17 × 85 की आप कहेंगे सर 5, हासिल में कितना जाएगा 8। 17 की 51 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 59, यानी कि 595 आपका आंसर हो जाएगा। उन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 595। किस ऑप्शन में दिया बेटा 595, तो 595 ऑप्शन डी जो है बेटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो अनुपात दिया उसी की मदद से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, कोई एक्स वाई के लगाने की आपको जरूरत नहीं है।